Hello, students. Today we will start a new chapter, resources, importance, and uses. Right? It is a chapter of geography in your textbook. Now, first of all, let us think about what are the things that we use in a day. Right? From the beginning, आप जब से उठते हो सुबह तब से लेकर जब तक सोते हो तब तक कितनी सारी चीज़ें यूज़ करते हो, है ना? आपको इस बारे में सोचना है. ओके. ब्रश, टूथपेस्ट, फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी. ओके. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं. ओके. आप जो भी अपने आसपास देख रहे हो, एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड यू इज़ अ रिसोर्स. एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अ रिसोर्स. नाउ, what is a resource? What can we call a resource? Okay. So resources are what? Resources are defined as anything that can be used to satisfy a human need is called a resource. Okay. Anything that can be used to satisfy a human need is called a resource. Simple. कोई भी चीज़ जो एक ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के काम आती है वो रिसोर्स है. सिंपल. नाउ, what are resources? I have already told you. Examples: water, soil, plants, animals, electricity, wind, sunlight. Everything is a resource. Now, value of resources. The worth of an object or a resource is known as the value of the same. The worth of an object or a resource is known as the value of the same. The value of any resource can vary from time to time and from place to place. Now, this is important. Okay. What is the value of a resource? It is the worth of an object or a resource. Now, worth can vary from time to time and from place to place. Why? Because जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में सुना होगा, है ना? न्यूक्लियर एनर्जी, उसमें हम यूरेनियम को यूज़ करते हैं, है ना? तो सबसे पहले हम लेते हैं टाइम टू टाइम. टाइम टू टाइम किसी रिसोर्स की वर्थ कम ज़्यादा कैसे होती है? जैसे यूरेनियम है. अब यूरेनियम मान लेते हैं हम कि 500 साल पहले यूरेनियम न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज़ नहीं होता था, है ना? तो अगर वो हमें मिल भी जाता तो उसकी वर्थ कुछ नहीं होती, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उसे यूज़ करने के लिए, है ना? लेकिन अब वो यूरेनियम बहुत ज़्यादा महंगा है ना? बहुत ज़्यादा वर्थ है, उसकी वैल्यू है. क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए यूज़ होता है. तो इसलिए रिसोर्सेज की जो भी वैल्यू है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. ओके, समझ आया? देन प्लेस टू प्लेस कैसे चेंज होती है? जैसे कि गोल्ड है. ओके, गोल्ड साउथ अफ्रीका में मिलता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर जो गोल्ड की वैल्यू होगी, है ना, वो कम होगी कंपेयर टू जो इंडिया में गोल्ड की वैल्यू होगी, है ना? या जो मलेशिया में गोल्ड की वैल्यू होगी, सिंगापुर में गोल्ड की वैल्यू होगी. क्यों? क्योंकि वहाँ पर गोल्ड नहीं मिलता है इतना जितना कि साउथ अफ्रीका में मिलता है. तो वहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, उन्हें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी गोल्ड की. जबकि साउथ अफ्रीका में वहीं पर मिल रहा है ना? तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कहीं से नहीं करना, इंपोर्ट कहीं से नहीं करना, तो गोल्ड की वैल्यू कम होगी. तो इसलिए रिसोर्सेज की जो वैल्यू है वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है. ओके. देन द काइंड ऑफ वैल्यू में डिफर फ्रॉम वन रिसोर्स टू अनदर. वन रिसोर्स माइट हैव इकोनॉमिक वैल्यू वेयर एज द अदर वन में हैव एस्थेटिक और नेचुरल वैल्यू. अब इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल, जैसे एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि वाटरफॉल है. ओके, उसको देखकर आपको एस्थेटिक वैल्यू मिलेगी, मतलब आपको मज़ा आएगा उसको देखकर, अच्छा लगेगा, है ना?
तो क्या है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है डायरेक्टली, लेकिन उसकी एस्थेटिक वैल्यू है ना। लेकिन अगर वही वाटरफॉल हाइड्रो पावर प्लांट में यूज़ हो रहा है ना, हाइड्रो पावर बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी हो जाएगी। तो इसलिए वन रिसोर्स माइट हैव इकोनॉमिक वैल्यू और एस्थेटिक वैल्यू, ठीक है ना। देर आर सर्टेन resources which can become economically valuable with time. The two main factors that can change any substance into a resource are time and technology. जो सबसे मेन दो चीज़ हैं किसी भी चीज़ को रिसोर्स बना सकती हैं, वो क्या है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। क्योंकि इन्हीं दोनों चीज़ों से कोई भी चीज़ रिसोर्स बनती है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी से। जैसे जैसे हम डेवलप होंगे, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होंगी, तो हम नए रिसोर्स ढूंढ पाएंगे और पुराने रिसोर्सों को बेटर कैसे यूज़ करना है वो पता चल पाएगा हमें। तो इसलिए रिसोर्सेज बनने के लिए सबसे ज़्यादा दो चीज़ें कौन सी इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ द पीपल हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। ओके, देयर आइडियाज, नॉलेज, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस लीड टू द क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज। Since early days, one discovery or invention led to the creation of more. अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पे, है ना। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, अच्छा, अभी जो मैंने ऊपर पढ़ा था इसका मतलब क्या था, समझ आया आपको, कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो क्या है, वो ह्यूमन बींग्स हैं, पीपल हैं। क्योंकि उन्हीं के आइडियाज़, नॉलेज, स्किल्स और उन्हीं की बनाई टेक्नोलॉजी से कोई भी चीज़ रिसोर्स बनती है। ओके, इसके बारे में हम ह्यूमन रिसोर्स जब पढ़ेंगे तो दोबारा बात करेंगे डीपली। ओके, हाँ, तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। ओके, अब नेचुरल रिसोर्स किसको बोलेंगे हम, थ्री मेन टाइप्स हमें पता चल गया रिसोर्सेज के, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच आर डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन बाय ह्यूमन बींग्स। ओके, दोबारा एक बार सुनिए, नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच आर डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन बाय ह्यूमन बींग्स। यानी कि वो रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर से डायरेक्टली मिलते हैं और हम उन्हें विदाउट मच मॉडिफिकेशन, यानी कि उसमें हमें ज़्यादा चीज़ें मॉडिफाई नहीं करनी होती हैं यूज़ करने के लिए, ठीक है ना। पहली बात तो वो नेचर से डायरेक्टली हमें मिले, और दूसरा उस मिलने के बाद उसमें हमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़े यूज़ करने के लिए उन्हें, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, जैसे कि सॉइल है, वाटर है, सनलाइट है ना, ये सारे क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन्हें यूज़ करने के लिए, है ना। अब नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। ओके, रिसोर्सेज हैं उन्हें हम क्लासीफाई करते हैं, है ना। रिसोर्सेज जो हैं उन्हें हम क्लासीफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट हम कैसे करते हैं, एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम कैसे करते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, लोकलाइज्ड एंड यूबिक्विटस। ओके, ये चार कैटेगरीज आपकी बुक में दे रखी है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, on the basis of their origin, on the basis of renewability and on the basis of their distribution. ओके, अब आते हैं उन जो कैटेगरीज हैं उनमें कैसे कैसे हम क्लासीफाई करते हैं रिसोर्सेज। ओके, तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट कैसे हम क्लासीफाई करते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज फर्स्ट, ठीक है ना। द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन आर एक्चुअल रिसोर्सेज, दे आर बीइंग एक्चुअली यूज्ड इन द प्रेजेंट टाइम्स, ठीक है।
यानी कि एक्चुअल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होंगे जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, जो प्रेजेंट टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज, वो सारे एक्चुअल रिसोर्सेज होंगे जिनकी क्वांटिटी हमें पता है, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, डार्क सॉइल डेक्कन प्लेटू में, ये सारे क्या हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज जो कि प्रेजेंट टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं और उनकी क्वांटिटी हमें पता है कि कितने अवेलेबल हैं। ओके, देन पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होंगे? पोटेंशियल रिसोर्सेज whose quantity is not known and which are not being used at present are known as potential resources. पोटेंशियल रिसोर्सेज नाम से ही पता चल रहा है, वो रिसोर्सेज होंगे जो अभी हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना। यानी कि दो कैटेगरीज हैं, पहली तो एक्चुअल रिसोर्सेज जो हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं, एंड दूसरी पोटेंशियल रिसोर्सेज जो रिसोर्सेज हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ नहीं कर रहे हैं और उनकी क्वांटिटी हमें नहीं पता है एग्जैक्टली कितने अवेलेबल हैं वो, ठीक है ना। दे माइट नॉट बी यूज एट प्रेजेंट बट कैन बी यूज इन फ्यूचर। वो अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन वो फ्यूचर में यूज़ हो सकते हैं। एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज आर रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख। इसका एग्जाम्पल है यूरेनियम जो कि हमें लद्दाख में मिला है, लेकिन क्या है, वो यूरेनियम अभी हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उसे फिजिबली यूज़ कर पाएँ, इकोनॉमिकली यूज़ कर पाएँ। यानी कि अगर हमारे पास पहली बात तो टेक्नोलॉजी है नहीं, है ना, उसे फिजिबली यूज़ करने की। अब फिजिबली क्यों, फिजिबली मतलब क्या, फिजिबली मतलब ये कि अगर मान लेते हैं हमारे पास टेक्नोलॉजी है भी, है ना, यूरेनियम को लद्दाख से निकालने की और उससे न्यूक्लियर एनर्जी बनाने की, लेकिन वो फिजिबल नहीं है। यानी कि जितना हमें खर्चा आएगा उस टेक्नोलॉजी से यूरेनियम को निकालने का और उससे न्यूक्लियर एनर्जी बनाने का, है ना, उतनी वैल्यू की एनर्जी बनेगी नहीं, तो लॉस होगा, है ना। समझ में आ रहा है? जैसे हमने यूरेनियम निकालने का और उससे एनर्जी बनाने का खर्चा आया 100 रुपीज़, है ना, और उससे एनर्जी जो बनी उसकी वैल्यू है 70 रुपीज़, ठीक है ना, तो 30 रुपीज़ का लॉस हो गया ना। तो इसलिए वो अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दो चीज़ें होती हैं, पहली तो कि फर्स्ट वी हैव टू बी एबल टू यूज़ दैट रिसोर्स यूजिंग द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी, अवेलेबल टेक्नोलॉजी, एंड दैट टू मस्ट बी फिजिबल इकोनॉमिकली, है ना। ओके, देन these resources can be developed and utilized and can be turned into actual resources. ये जो रिसोर्सेज हैं ये डेवलप हो सकते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज एक्चुअल रिसोर्सेज में, जब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम ये यूज़ कर पाएँ पोटेंशियल रिसोर्सेज। ओके, इन अर्ली टाइम्स दूसरा एग्जांपल दे रखा है, हाई स्पीड विंड मिल्स वर अ गुड पोटेंशियल रिसोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इन अर्ली टाइम्स हाई स्पीड विंड मिल्स were a good potential resource of renewable energy and has now become an actual resource. हाई स्पीड विंड मिल्स पहले के सालों में पोटेंशियल रिसोर्स थे क्योंकि हमारे पास उनको यूज़ करने की विंड एनर्जी को टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब वो टेक्नोलॉजी आ गई है। जैसे कि विंड फार्म्स हैं नीदरलैंड्स में और इंडिया में, नागरकोइल इन तमिलनाडु और गुजरात कोस्ट पे आपको विंड मिल्स दिखेंगे, है ना। तो अब वो विंड एनर्जी हम यूज़ कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो क्या है, अब एक्चुअल रिसोर्स है जो कि पहले पोटेंशियल रिसोर्स था। ओके, देन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज हम क्लासीफाई करते हैं ओरिजिन के बेसिस पर, ठीक है ना। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम बायोस्फेयर एंड हैव लाइफ फोर्स। ओके, यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें बायोस्फेयर से मिलते हैं, है ना। बायोस्फेयर पता है ना, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, है ना। तो बायोस्फेयर यानी कि जहाँ पर लाइफ मिलती है हमें, है ना। तो बायोटिक रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम बायोस्फेयर, ओके, एंड विच हैव लाइफ। एग्जाम्पल, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स, फिशरीज, राइट, all these are biotic resources. Then abiotic resources,
एबायोटिक रिसोर्सेज आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, एबायोटिक रिसोर्सेज आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. जैसे कि एग्जांपल, एबायोटिक रिसोर्सेज के सारे नॉन लिविंग थिंग्स से जो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि मेटल्स, रॉक्स, सॉइल. ओके, ये सारे क्या हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज. देन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी या फिर इसे बोलते हैं कई बार ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी. ठीक है ना. तो इसके बेसिस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, है ना. रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच आर रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली. ओके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली. जैसे कि विंड, वाटर, सनलाइट, है ना. ये सारे क्या हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. यानी कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो जल्दी रिप्लेनिश हो जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं, है ना. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अनलिमिटेड है. जैसे कि वाटर है, वो वैसे रिन्यूएबल रिसोर्स है ना. वो रिप्लेनिश अपने आप होता रहता है, रिन्यू होता रहता है. वाटर साइकिल आपने देखा है ना, पढ़ा होगा साइंस में. वाटर साइकिल में आप देखते हो कि वो साइकिल है. तो जो टोटल वाटर है अर्थ पर, है ना, वो चेंज नहीं होगा, वो कम नहीं होगा. लेकिन जो यूजेबल वाटर है ना, पोटेबल वाटर है, ड्रिंकेबल वाटर है ना, फ्रेश वाटर है, उसकी क्वांटिटी कम हो सकती है ना. यूजेबल वाटर की क्वांटिटी कम हो सकती है अगर हम इकोनॉमिकली और केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे वाटर को. इसलिए कहते हैं कि जल बचाओ, है ना. क्योंकि यूजेबल वाटर की क्वांटिटी जो है वो कम हो सकती है. देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज which do not get renewed or replenished quickly. Okay, non renewable resources are resources which do not get replenished or renewed quickly. इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. ठीक है ना. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होंगे जो जल्दी रिन्यू नहीं होते हैं, है ना. जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, है ना. ये जल्दी रिन्यू नहीं होते हैं. ये ऐसा नहीं है कि रिन्यू होते ही नहीं है, लेकिन ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं इनको रिन्यू होने में, जो कि एक ह्यूमन लाइफ स्पेन जो होता है उससे बहुत ज़्यादा है ना. तो इसलिए इनको हम नॉन रिन्यूएबल मानते हैं. ओके, देन आते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज फाउंड इन ए स्पेसिफिक रीजन. ओके, सच एज मिनरल्स एंड ऑयल. ठीक है ना. जैसे कि मिनरल्स हैं या कोल है, आयरन ओर है, ये स्पेसिफिक एरियाज़ में ही पाए जाते हैं. ठीक है ना. मिनरल्स सच एज कोल एंड आयरन आर फाउंड इन बिहार एंड उड़ीसा इन इंडिया. ठीक है. तो ये क्या हो जाएंगे? लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, यानी कि जो स्पेसिफिक एरियाज़ में पाए जाते हैं रिसोर्सेज. देन आते हैं यूबिक्विटस रिसोर्सेज. ओके, ये हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है ना. यूबिक्विटस रिसोर्सेज ठीक इसका उल्टा हो जाएंगे, जो हमें हर जगह मिलते हैं. दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस लाइक एयर, वाटर, सनलाइट, ये हमें हर जगह मिलते हैं. तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे? यूबिक्विटस रिसोर्सेज. ओके, देन ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. ठीक है ना. सिंपल. ह्यूमन रिसोर्सेज आर ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. जैसे कि ब्रिज, रोड्स, बिल्डिंग्स, है ना. ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ठीक है ना. देन आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज. ये सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स माने जाते हैं. ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज आर पीपल. सिंपल. ठीक है ना. जितने भी लोग हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं. अब हम ह्यूमन को रिसोर्स क्यों बोल रहे हैं, ये समझना ज़रूरी है ना. देखो, इसमें क्या है, आपको रूट मेमोराइजेशन नहीं करना है, रटने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप समझ जाएंगे तो आपको आसानी से
याद रहेंगी चीज़ें अपने आप, ठीक है ना। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को हम ह्यूमंस को रिसोर्सेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो मैं आपके लिए क्या हूँ, रिसोर्स हूँ, राइट। आई एम टीचिंग ना, सो आई एम अ रिसोर्स फॉर यू, सो आई विल कम अंडर ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो यानी कि जितने भी लोग हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज के अंडर आएंगे दुनिया में, ठीक है ना, वो क्योंकि वो किसी ना किसी के काम आ रहे हैं, है ना। जैसे कि लॉयर हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, है ना, इंजीनियर हो गया, या शॉपकीपर हो गया, ये सारे सारे क्या है, किसी ना किसी के काम आ रहे हैं, तो वो किसके अंडर आएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज के, ओके। बिकॉज इट इज़ द ह्यूमन बींग्स हु यूज़ देयर स्किल, नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड लेबर टू यूटिलाइज अ रिसोर्स, ठीक है ना। क्योंकि ह्यूमन बींग्स ही हैं जो अपनी स्किल से, नॉलेज से, टेक्नोलॉजी और लेबर से किसी रिसोर्स को डेवलप करते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना। देयर फॉर पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, ओके। द डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी नेशन मेनली डिपेंड्स ऑन हाउ दे आर यूटिलाइजिंग देयर अवेलेबल रिसोर्सेज। किसी भी नेशन की डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इस पर डिपेंड करती है कि वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को डेवलप और यूटिलाइज कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है ना। और डेवलप और यूटिलाइज कौन करेगा, ह्यूमंस, ठीक है ना। तो इसलिए किसी भी नेशन का जो डेवलपमेंट है या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है ना, वो किस पे डिपेंड करेगी, ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट पे, है ना। और ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे डेवलप होंगे, पीपल कैसे डेवलप होंगे, उनका जो लेवल है वो कैसे बढ़ेगा, वो स्किल और एजुकेशन से, ठीक है ना। स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए और एजुकेशन होनी चाहिए, उससे क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, जिसके लिए हर एक नेशन में, इंडिया में भी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना, का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, एक मिनिस्ट्री होती है ना। जो कि पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री अभी जो बन गई है, वो पहले क्या थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, एचआरडी मिनिस्ट्री, राइट। जो कि अब नई एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन मिनिस्ट्री बन गई है, ओके ना। तो हर एक नेशन में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होती है, ताकि हम ह्यूमन रिसोर्सेज को और अच्छे से डेवलप कर पाएँ, तभी तो बाकी रिसोर्सेज को हम डेवलप कर पाएंगे, है ना। देन आता है रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन इज व्हाट, रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड केयरफुली एंड जुडिशियसली, ओके। रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड केयरफुली एंड judiciously, so they so that they are not exhausted, okay. Resource conservation is using the resources carefully and judiciously and giving them time to get replenished, ठीक है ना। यानी कि रिसोर्स कंजर्वेशन यानी कि रिसोर्सेज को जितनी ज़रूरत हो, है ना, उतना ही यूज़ करना, ओवर यूज़ नहीं करना, और उन्हें टाइम देना रिप्लेनिश होने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, ओके। रिसोर्स कंजर्वेशन इज यूजिंग द रिसोर्सेज judiciously and giving them time to get renewed, ओके। जैसे कि पेट्रोलियम इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, है ना, और वो फॉसिल फ्यूल से बनता है, फॉसिल फ्यूल है एक, है ना। तो उसे हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में बनता है वो, तो अगर उसे हम जुडिशियसली यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। पेट्रोलियम अगर ख़त्म हो गया तो आपकी सारी इंडस्ट्रीज़ रुक जाएंगी, है ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रुक जाएंगे, व्हीकल्स रुक जाएंगे, है ना। तो पूरा वर्ल्ड जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा, है ना, रुक जाएगा। तो इसलिए हमें रिसोर्सेज को जुडिशियसली और केयरफुली यूज़ करने की ज़रूरत है। जुडिशियसली मतलब जितना ज़रूरत हो बस उतना ही यूज़ करें, ओवर यूज़ ना करें, ओके। देन आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ओके। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये आपको इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये आपको पूरी ज़िंदगी काम आएगा, है ना, सिर्फ पेपर में नहीं, ये आपको पूरी ज़िंदगी काम आएगा। व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस चैप्टर इज़ important for your life. So sustainable development is what, sustainable development is the development which is done balancing the need
and availability of resources with considering the need of future generations. Okay, what is sustainable development? Sustainable development is the balancing the need and availability of resources with keeping in mind the need of future generations, है ना. यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो कि हम पहली बात तो बैलेंस करें नीड और अवेलेबिलिटी को, है ना, ओवर यूज़ ना करें रिसोर्सेज को. और दूसरा, हम फ्यूचर जनरेशन्स, जो आने वाली जनरेशन्स हैं, उनकी नीड को भी ध्यान में रख के जो डेवलपमेंट करें वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, क्योंकि हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आने वाली जनरेशन्स को रिसोर्सेज दें, है ना, उनके यूज़ के लिए रिसोर्सेज बचा के रखें. ओके, नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी है? वी नीड टू रिड्यूस कंजप्शन, रिसाइकल एंड रीयूज़ द प्रोडक्ट्स. 3 R's का कॉन्सेप्ट है. 3 R's का, 3 R का. कौन कौन से R's हैं वो? रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़. ओके, रिड्यूस का मतलब द कंजप्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज coal, petroleum, etc. should be reduced by using public transport and carpool to go to the office or school. यानी कि reduce मतलब हमें जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ओके, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, है ना, उनका कंजप्शन रिड्यूस करना है. ओके, देन रिसाइकल. अच्छा, रिड्यूस कैसे करेंगे हम? रिड्यूस हम करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके, कारपूल यूज़ करके. कारपूल क्या होता है? एक ही कार में, जैसे आपको एक ऑफिस जाना है ना, आपके जो फादर हैं मान लीजिए, उनके आसपास 2 लोग और रहते हैं या 3 लोग और रहते हैं जो सेम ऑफिस जाते हैं. तो कारपूल में क्या होता है? एक ही कार में वो चारों लोग जा सकते हैं ना, अलग अलग व्हीकल्स ले जाने की ज़रूरत नहीं है. तो फ्यूल बचेगा, पेट्रोलियम कंजर्व होगी, है ना. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंडर आएगा ये, क्योंकि आपने फ्यूल कंजप्शन रिड्यूस किया, है ना. तो ये हो गया रिड्यूस. देन आता है रिसाइकल. सर्टेन प्रोडक्ट्स सच एज ओल्ड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स कैन बी रिसाइकल्ड इनटू पेपर. सर्टेन प्रोडक्ट्स सच एज ओल्ड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स कैन बी रिसाइकल्ड इनटू पेपर. जो पुराने मैगजीन्स और ओल्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, है ना. ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, है ना. आप कोई भी जो यूज़ करते हो चीज़, वो फेंकने से पहले एक बार सोच सकते हो कि इसे हम और कहाँ यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि जो खाली सीडीज़ का डिब्बा होता है उसे आप पेन होल्डर बना सकते हो, है ना. आप जो पुराना पेपर है, न्यूज़पेपर है ना, उसे अपनी टेबल पर बिछा सकते हो, है ना. तो ऐसे आप नई नई चीज़ें सोच सकते हो यूज़ करने के लिए, है ना. तो इसे कहते हैं रिसाइकलिंग, जब आप यूज़ चीज़ को दोबारा यूज़ करते हो, है ना. जैसे कि जो पुराना यूज्ड पेपर होता है उससे हैंडमेड शीट्स बनाई जाती हैं, है ना. और आजकल तो नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिसमें जो यूज्ड प्लास्टिक्स होती हैं या पॉलीथीन बैग्स होते हैं उनसे रोड्स बन रहे हैं इंडिया में. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग. देन रीयूज़. ओके, reuse is what? Paper bags and cloth bags should be used so that we don't need a new bag every time we go into the market. ठीक है ना. reuse क्या होगा? आप एक ही चीज़ को बार बार यूज़ कर सकते हो ताकि आप नई चीज़ें ना लो, नई चीज़ें यूज़ ना करो. जैसे कि आप मार्केट जाते हो तो पॉलीथीन बैग्स यूज़ करते हो, राइट. लेकिन पॉलीथीन जो है वो पॉल्यूशन करती है और एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है. तो आप क्या कर सकते हो? एक कपड़े का बैग ले सकते हो, है ना. जैसे कि मार्केट में जूट के बैग्स मिलते हैं, है ना, या क्लॉथ बैग्स मिलते हैं, ठीक है. तो आप पेपर बैग्स, क्लॉथ बैग्स, जूट बैग्स, ये सारे यूज़ कर सकते हो जिससे कि आप पॉलीथीन बैग्स यूज़ ना करो हर बार जब मार्केट जाओ. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड रीयूज़. तो अगर आप रिड्यूस, रिसाइकिल और यूज़ करते हैं तो इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा. ओके, देन प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? रिड्यूस एंड मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हमें नेचुरल रिसोर्सेज
के जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, यानी कि ओवर यूज़ हो रहा है, उसको रिड्यूस करना है और मिनिमाइज़ करना है, ठीक है ना। रिड्यूस एंड मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लीशन को, जो वो कम हो रहे हैं, है ना, उसको रोकना है। देन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ शुड बी टेकन केयर ऑफ एंड शुड बी रेस्पेक्टेड। जो सारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं, यानी कि वो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, ठीक है ना, तो उनको रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में अपना पार्ट देते हैं, है ना, अपना रोल निभाते हैं। वो ज़रूरी है इकोसिस्टम के लिए, वो हमारी अर्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर एक एनिमल, हर एक माइक्रो, ठीक है ना, हर एक प्लांट कुछ ना कुछ अपना रोल निभाता है। तो ऑल लाइफ फॉर्म्स शुड बी टेकन केयर ऑफ एंड शुड बी रेस्पेक्टेड। देन आवर एटीट्यूड शुड चेंज टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट। आवर एटीट्यूड should change towards our environment and we should take care of air, soil, water etc. और हमें अपने environment के प्रति अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। जैसे कि एक बहुत फेमस कोट है कि हमें जो ये पृथ्वी है ना, ये अपनी पुरखों से जायदाद में नहीं मिली है ना, बल्कि अपनी आने वाली जनरेशन से उधार में मिली है। ओके, ये बहुत डीप कोट है कि हमें जो अर्थ का यूज़ है, जो रिसोर्सेज का यूज़ है, वो ऐसे नहीं करना है जैसे ये हमारी निजी जायदाद है ना, जैसे हमें पुरखों ने ये हमें दी है, अब हमारे लिए यही है, बल्कि ऐसे करना है कि ये फ्यूचर जनरेशन्स ने हमें उधार में दी है, उनको वापस देनी है ये बचा के अच्छे से, है ना। ऐसे हमें रिसोर्सेज का यूज़ करना है। All forms of life should be allowed to flourish on earth, that is we should conserve diversity existing on earth। और सारी जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनको अर्थ पर फ्लोरिश होने का मौका देना है, ठीक है ना, ताकि डाइवर्सिटी अर्थ पर बची रहे। देन द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम should be minimized and ecosystems should be allowed to sustain on their own। all the communities should respect and take care of their environment। जो डैमेज है नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम को, उसे हमें मिनिमाइज़ करना है, ठीक है ना, और इकोसिस्टम्स को सस्टेन करके रखना है, बचा के रखना है। ओके, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बचा रहे, ठीक है ना। क्योंकि कुछ कम्युनिटीज़ हैं अभी भी इंडिया में, ट्राइबल कम्युनिटीज़, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉलो करती हैं, है ना, उन्हें पता भी नहीं है टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन वो उनके मेथड्स ऐसे हैं कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो उनके जो तरीके हैं वो हमें अडॉप्ट करने चाहिए और उनसे सीखना चाहिए, नए नए तरीके इनोवेट करने चाहिए, जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएँ और अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर पाएँ, अपनी अर्थ को बचा पाएँ। ओके, इसके लिए कई डेज़ भी मनाए जाते हैं, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। अभी आपने हमारे साथ मिलके बनाया था, कौन सा डे मनाया था, अर्थ डे। ओके, जो कि कब था, 22 अप्रैल को, ठीक है। तो ऐसे ही कई पॉलिसीज़ भी बनाई जाती हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, नेशंस के लिए, है ना, कंट्रीज़ के लिए। कंट्रीज़ अपनी खुद की पॉलिसीज़ भी बनाती है जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके। अब आपका होम असाइनमेंट क्या है, यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू, पहली बात तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अपने लेवल पर क्या कर सकते हो, ठीक है ना। आपको कम से कम 10 मेथड्स लिखने हैं जो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अपने लेवल पर कर सकते हो। फर्स्ट, सेकंड, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी 5 पॉलिसीज़ आपको लिखनी है जो कि रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए यूज़ हो रही हों। कोई भी रिसोर्स ले सकते हो आप, वाटर, सॉइल, विंड, कोई भी रिसोर्स आपकी मर्ज़ी का, उसके अलग अलग रिसोर्स भी ले सकते हो। तो रिसोर्स कंजर्वेशन पर इंडियन गवर्नमेंट की कोई भी 5 पॉलिसीज़ के बारे में आपको लिखना है। ओके, देन आपको इमेजिन करना है, थर्ड, एक पेज में, बस ज़्यादा नहीं लिखना, एक पेज में। फर्स्ट में 10 पॉइंट्स लिखने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, आप खुद क्या कर सकते हो अपने लेवल पे, ठीक है, उसके बारे में नए नए मेथड सोचने हैं। सेकंड,
इंडियन गवर्नमेंट की कोई भी 5 पॉलिसीज़, ठीक है, उस पर हाफ पेज, ठीक है, एक पॉलिसी पर हाफ पेज बस, ऐसी 5 पॉलिसीज़ इंडियन गवर्नमेंट की कोई भी लिखनी है जो कि रिसोर्स कंजर्वेशन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रही हो, के लिए लागू की गई हो, ठीक है। देन थर्ड, आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि आप 2150 में रह रहे हो, ओके। अभी क्या चल रहा है 2020, आप रह रहे हो 2150 में। तो अगर ऐसा ही चलता रहा, हम रिसोर्सेज को ऐसे ही ओवर यूज़ करते रहे, ठीक है, तो 2150 में क्या कंडीशन होगी दुनिया की, है ना। ये आपको लिखना है 1 पेज पे बस। ये आपका 3 चीज़ें होम असाइनमेंट है, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। अगर कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन रीच मी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन रीच मी। थैंक यू।